एक ऐसा केस जिसने पूरे देश के लोगों को झंझोड़ के रख दिया था। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया क्रिमिनल्स को सजा दिलवाने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रियंका रेड्डी रेप एंड मर्डर केस। प्रियंका एक 26 साल की यंग इंडिपेंडेंट लड़की जो अपने पिता श्रीधर रेड्डी जो एक गवर्नमेंट फर्म में काम करते थे और माँ विजया रेड्डी जो कि एक हाउसवाइफ थी और उसकी एक छोटी बहन भाव्या रेड्डी के साथ हैदराबाद के तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। प्रियंका ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी से किया था। वो एक वेटरनरी डॉक्टर थी। जिनको नहीं पता वेटरनरी डॉक्टर क्या होता है, वेटरनरी डॉक्टर मतलब जानवरों का डॉक्टर। प्रियंका जिस क्लिनिक पे काम करती थी वो उसके घर से करीब 30 किलोमीटर दूर था और इसलिए वो अपने घर से अपने क्लिनिक तक स्कूटी से ही जाती थी और उसके क्लिनिक के आगे टोंडुपल्ली टोल प्लाज़ा पड़ता था और वो अपनी स्कूटी हर रोज़ टोंडुपल्ली टोल प्लाज़ा के सामने ही पार्क करके रखती थी और ये प्रियंका का डेली रूटीन था। 26 नवंबर प्रियंका अपने क्लिनिक से करीब रात के 9:18 को टोंडुपल्ली के टोल प्लाज़ा में पहुंचती है अपनी स्कूटी लेने। पर उस रात प्रियंका के साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो किसी ने भी अंदेशा नहीं किया था। फिर उसके बाद प्रियंका जब टोल प्लाज़ा में पहुंचती है तो वो देखती है उसकी स्कूटी पंक्चर हुई पड़ी है और इसलिए वो मनी मन थोड़ा घबरा जाती है। वो सोचती रहती है कि इतनी रात को वो अपने घर कैसे पहुँचे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुका था और जिसके कारण टैक्सी मिलना भी काफ़ी मुश्किल था और प्रियंका अपनी स्कूटी छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो अपनी स्कूटी एक ट्रक के पीछे पार्क करवाती है और वो अपनी बहन भाव्या को कॉल करती है। वो बताती है उसकी स्कूटी पंक्चर हो चुकी है। तो दूसरी तरफ से भाव्या कहती है तुम स्कूटी वहाँ पर ही छोड़ दो, हम कल जाके स्कूटी लेके आ जाएंगे और तुम टैक्सी लेके घर पे आ जाओ। पर उस समय टैक्सी मिलना काफ़ी मुश्किल था। खैर, जब प्रियंका भाव्या से बात कर रही थी तभी जिस ट्रक के पीछे प्रियंका ने अपनी स्कूटी पार्क की थी उस ट्रक का ड्राइवर प्रियंका से पूछता है मैडम आपको कुछ मदद चाहिए क्या। प्रियंका को उस आदमी को देखकर ठीक नहीं लगा और वो आदमी ड्रम भी था, इसलिए प्रियंका ने उस आदमी को मदद करने के लिए मना कर दिया और ये बात सुन के ट्रक का ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ प्रियंका को डर भी लग रहा था क्योंकि उसके आसपास उसके अलावा और कोई भी नहीं था। वो एकदम अकेली थी और इसलिए वो अपने बहन को कहती रहती है तुम फ़ोन मत काटना, तुम मुझसे बात करते रहो क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पे। और तभी उसके पास एक और लड़का आता है उसकी मदद करने के लिए। उस लड़के का नाम था जोलू शिबा और वो प्रियंका को मदद के लिए पूछता है। प्रियंका को जोलू शिबा थोड़ा ठीक ठाक लगा, इसलिए वो मदद लेने के लिए मान जाती है और वो अपनी स्कूटी जोलू शिबा को पंक्चर ठीक करवाने के लिए दे देती है और वो पंक्चर ठीक करवाने के लिए स्कूटी को थोड़ा आगे ले जाता है और थोड़ी देर बाद वो फिर से लौट आता है बिना पंक्चर ठीक किए और वो कहता है पास वाला पंक्चर की दुकान बंद था इसलिए पंक्चर ठीक करवा के नहीं ला पाया। फिर दोबारा वो ये कहता है मुझे एक और पंक्चर की दुकान मालूम है पर वो दुकान थोड़ी दूर है वहाँ से, पर अगर आप चाहो तो स्कूटी को ट्रक में डाल के वहाँ पर ले जा सकते हैं। ट्रक में ले जाने की बात प्रियंका को थोड़ी खटकती है और इसलिए वो उससे मना कर देती है और जोलू शिवा वहाँ से चला जाता है। और इस सब में भाव्या प्रियंका से लाइन पर थी और उसे पता चल रहा था वो किसके साथ बात कर रही थी। भाव्या जो प्रियंका के साथ कॉल पे थी, थोड़ी देर बाद उसका लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है। भाव्या को लगा गलती से कॉल कट गया होगा और भाव्या
प्रियंका को दोबारा कॉल लगाती है और इस बार प्रियंका का मोबाइल स्विच ऑफ दिखा रहा था। कॉल की कट जाने से पहले प्रियंका ने भापिया से ये कहा था कि मुझसे तुम बात करते रहो, यहाँ पर मैं अकेली हूँ और मुझे काफ़ी डर लग रहा है। और इस तरह 2 घंटे बीत जाते हैं पर प्रियंका अभी तक घर नहीं पहुँचती है। जब प्रियंका 2 घंटे बीत जाने के बाद भी घर नहीं पहुँचती है तो उसके पिता और उसकी बहन भापिया दोनों टोंडुपल्ली के टोल प्लाजा में पहुँचते हैं। भापिया को पता था कि प्रियंका अपनी स्कूटी कहाँ पर पार्क करवाती है, इसलिए वो लोग वहाँ पर ही चेक करने जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तब उन्हें ना ही प्रियंका की स्कूटी मिलती है ना ही प्रियंका, और इसलिए प्रियंका के घर वाले और भी चिंता करने लग जाते हैं। और रात के करीब 12:10 को प्रियंका की बहन भाव्या और उसके पिता श्रीधर रेड्डी पास के ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं प्रियंका की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने। पर पुलिस वालों का ये कहना था कि ये केस हमारे इलाके पे नहीं पड़ता, तो आप प्रियंका जिस इलाके से गायब हुई है उस इलाके के पुलिस स्टेशन पे ही जाके पुलिस कंप्लेंट लिखाए। और इसलिए फिर से प्रियंका की बहन भाव्या शमशाबाद पुलिस स्टेशन में प्रियंका की मिसिंग कंप्लेंट लिखाती है। प्रियंका की बहन भाव्या पुलिस वालों को अब तक हुई हर एक बात बताती है और उसके बाद पुलिस वाले प्रियंका को ढूंढने लग जाते हैं। पुलिस वाले पहले तो प्रियंका को टोल प्लाजा और उसके आसपास के इलाके में खोजती है, पर उस रात पुलिस वालों को प्रियंका की कोई भी सुराग नहीं मिलती है और इस तरह वो रात भी गुजर जाता है। 27 नवंबर सुबह करीब 6:30 को चटनपल्ली के फ्लाईओवर के नीचे एक दूध वाले को एक जलती हुई चीज़ दिखाई देती है। जब वो दूध वाला थोड़ा पास जाता है तो उसे थोड़ी स्मेल भी आने लगती है और वो देखता है एक इंसान की लाश जली हुई है। और ये देख के वो दूध वाला काफ़ी डर चुका था और वो सीधा पुलिस वालों को कॉल करता है। पुलिस वाले जब लाश को देखते हैं तब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लाश किसकी है, क्योंकि वो लाश काफ़ी हद तक जल चुका था। पर पुलिस वालों को उस लाश के आसपास एक गणेश जी की मूर्ति मिली और एक दुपट्टा। और उसके बाद पुलिस वाले प्रियंका के परिवार से शिनाख्त करवाते हैं। प्रियंका की बहन भाव्या कहती है प्रियंका अपने पर्स में एक गणेश जी की मूर्ति रखती थी और वो दुपट्टा उसी का ही है। फिर उसके बाद प्रियंका के लाश को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया और ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पता चलता है कि प्रियंका के साथ गैंग रेप हुआ था और उसे गला दबाकर मार दिया गया था और उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए केरोसिन से जलाया गया था। फिर इस केस के बारे में जब मीडिया को पता चला तो पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गया और पूरा देश प्रियंका के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ के सज़ा देने की मांग करने लगे। और इसलिए पुलिस वालों के ऊपर इस केस को सॉल्व करने का और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका था और पुलिस वाले इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करने लगे। और इसलिए पुलिस वाले टोंडुपल्ली टोल प्लाजा के हर एक सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं और पुलिस वालों को टोल प्लाजा के सीसीटीवी पर एक ब्रेक थ्रू मिलता है। सीसीटीवी कैमरा में 4 लोग दिखे। वो लोग प्रियंका के स्कूटी के सामने खड़े होके कुछ बात कर रहे थे। उन 4 लोगों में एक ट्रक ड्राइवर भी था और पुलिस वालों को उन 4 लोगों के ऊपर शक हुआ और इसलिए पुलिस वालों ने पहले तो उस ट्रक का नंबर निकाला, फिर ये पता लगाया कि उस ट्रक का मालिक कौन है। और जब पुलिस वालों ने ट्रक के मालिक से ये पूछा कि 27 नवंबर की रात वो ट्रक किसके पास था, ट्रक का मालिक बताता है वो ट्रक उस रात मोहम्मद आरिफ नाम के एक लड़के के पास था। मोहम्मद आरिफ वही लड़का था जिसने पहली बार प्रियंका को मदद करने की कोशिश की थी और प्रियंका ने उसे मना कर दिया था। फिर उसी दिन पुलिस वाले मोहम्मद आरिफ को अपने हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूछताछ करने से वो 3 और लोगों का नाम लेता है। जोलू शिवा जो प्रियंका का स्कूटी लेके गया था उसे ठीक करवाने के लिए, और उसका छोटा भाई जोलू नबी
और उसका एक दोस्त चिंताकुंता भी था। और इन तीनों को भी पुलिस वाले हिरासत में ले लेते हैं। फिर उसके बाद पुलिस वाले जब उन 4 लोगों से पूछताछ करते हैं तो वो लोग एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग कहानी बताते हैं, जिसे सुनकर कोई भी इंसान दहल जाएगा। वो लोग बताते हैं 26 नवंबर की रात जब हम टोंडोपल्ली टोल प्लाजा में पहुँचे तो हमने सोचा आज की रात हम लोग यहाँ पर ही बिताते हैं, क्योंकि सुबह हमारा एक डिलीवरी होना था और इसलिए हम चारों मिलके दारू वगैरह पीते हैं। और इसलिए हम लोगों ने जब एक लड़की को सुनसान रास्ते में देखा तो हमने मन बना लिया था कि उसके साथ कुछ गलत करेंगे। इसलिए हमने एक प्लान बनाया। पहले तो हमने उसकी स्कूटी को पंक्चर किया, फिर उसके मदद करने के बहाने हम उसके पास गए, पर वो मदद लेना नहीं चाहती थी और इसलिए हमने उसे ज़बरदस्ती ट्रक के पीछे उठाया और हम चारों ने उसके साथ बारी बारी रेप किया और उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। और उस समय इस केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में गुस्सा भरा था और लोग ये चाहते थे कि उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। फिर उसके बाद पुलिस वाले अगले दिन उन चारों को लेकर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने प्रियंका के लाश को जलाया था। पर वहाँ पर जाकर वो 4 लोग भागने लगते हैं। उन चारों में से 2 लोग आरिफ और चिंताकुंता पुलिस के बंदूकें भी छीन लेते हैं और बाकी 2 लोग जोलू शिबा और जोलू नबीन पत्थर उठा लेते हैं और पुलिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। पुलिस वाले बार बार उनसे कह रहे थे कि ऐसा मत करो, पर वो लोग एक भी बात नहीं मानते हैं और इसलिए पुलिस वाले भी गोली चलाते हैं और इसमें वो 4 लोग मारे जाते हैं। पुलिस वाले उन लोगों का इनकाउंटर कर देते हैं और उस समय पुलिस वालों के इस कारनामे को देखकर पूरे देश के लोग पुलिस वालों के ऊपर गर्व करना शुरू कर देते हैं और पुलिस वालों को हीरो के रूप में देखने लगते हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया था और देश का हर एक इंसान यही चाहता था जो काम पुलिस वालों ने किया था। पर सच कहे ये केस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था, पर हमारे देश के लिए ये एक काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि हमारे देश में ऐसे हादसे होते रहते हैं। पता नहीं ऐसे हादसे हमारे देश में कब बंद होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।